सिनेमा, फिल्म्स या फिर कहें मोशन पिक्चर्स, ये सब आज के इस दौर में हमारे डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। इंडिया में लोगों का फिल्मों के साथ ऐसा अटैचमेंट है कि हर बड़ी फिल्म के रिलीज को एक फेस्टिवल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। दुनिया भर के मुकाबले इंडिया में सालाना सबसे अधिक फिल्मों का निर्माण किया जाता है। यहाँ लगभग 20 लैंग्वेजेस में सालाना करीब 1500 फिल्मों का निर्माण किया जाता है। 2022 के एक आंकड़ों के मुताबिक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वैल्यूएशन लगभग 182 बिलियन डॉलर का है। किसी भी इंडस्ट्री की शुरुआत तब होती है जब उसके पीछे कुछ विजनरी और हार्ड वर्किंग लोग काम कर रहे होते हैं, और हमारी ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत आज से लगभग 120 साल पहले हुई थी, और इसके शुरुआत के पीछे भी ऐसे ही कुछ जीनियस लोगों का हाथ रहा है। आज हम उन्हीं में से एक शख्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने इंडिया का पहला फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाया था, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, और नाम है उनका दादा साहेब फाल्के। अप्रैल 1817 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के त्रिम्बक शहर में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में दादा साहेब फाल्के का जन्म हुआ था। इनके पिताजी गोविंद सदाशिव फाल्के एक पंडित थे और एक संस्कृत स्कॉलर के तौर पर काम करते थे। उनके माताजी का नाम द्वारकाबाई था, जो एक हाउसवाइफ थी। इनके 7 भाई बहन थे, जिनमें 3 भाई और 4 बहन थे। बचपन से ही फाल्के को पूजा पाठ से जुड़ी कई सारी चीज़ उनके पिताजी सिखाते रहते थे। इसी बीच उनके पिताजी का बॉम्बे विल्सन कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी लग गई और पूरी फैमिली को बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ा। इसी वजह से फाल्के का प्राइमरी एजुकेशन त्र्यंबकेश्वर में कंप्लीट हुआ और मैट्रिकुलेशन जो है वो बॉम्बे में हुआ। यहाँ तक आते आते फाल्के को पता लग चुका था कि उनका मन जो है वो आर्ट की तरफ ज़्यादा है, और इसके चलते उन्होंने सन 1885 में बॉम्बे के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में 1 ईयर की ड्राइंग कोर्स कंप्लीट की, और उसके बाद वो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में ऑयल पेंटिंग एंड वाटर कलर पेंटिंग का कोर्स कंप्लीट किया, और फिर साल 1890 तक आते आते वह एक प्रोफेशनल पेंटर बन चुके थे। उस समय साथ ही साथ उनके पास आर्किटेक्चर और मॉडलिंग को लेके भी काफ़ी सारे नॉलेज थी। उस समय तक वो एक कैमरा भी ले चुके थे और फोटोग्राफी में भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लगे थे। साल 1891 के दौरान उन्होंने फोटोग्राफी के टेक्निक्स सीखने के लिए एक 6 महीने का कोर्स भी कंप्लीट किया था। 1893 में फाल्के ने कला भवन में एक फ़ोटो स्टूडियो लेबोरेटरी में काम करना शुरू कर दिया, जहां वो फ़ोटोज़ क्लिक करते थे, उसे प्रोसेस करते थे और उसका प्रिंटिंग्स निकालते थे। पर समय के साथ साथ उन्हें पता चला कि उस काम से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। इस वजह से 1895 में उन्होंने एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र के तौर पे खुद का फ़ोटोग्राफी बिजनेस चलाने के लिए गुजरात के गोधरा सिटी में शिफ्ट हो गए। इस दौरान 1890 के प्लेग पेंडेमिक के कारण उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को भी खो चुके थे। गोधरा में किसी तरह मेहनत से उन्हें स्टूडियो खोलने के लिए एक स्पेस मिला, पर जैसा वह सोच के वहाँ गए थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उस दौरान उस एरिया में एक र्यूमर फैला हुआ था कि जब कोई भी इंसान कैमरे के ज़रिए तुम्हारा फ़ोटो खींचता है, तब जिसका फ़ोटो वो खींच रहा है उसका काफ़ी सारा एनर्जी कैमरे में चला जाता है, और इस वजह से फ़ोटो खिंचवाने वाले का जान भी जा सकता है। इस वजह से वहाँ कोई भी फ़ोटो खिंचवाना नहीं चाहता था, और इसके वजह से काफ़ी सारा नुकसान दादा साहेब फाल्के को झेलना पड़ा था। यह र्यूमर ऐसा फैला हुआ था कि बाड़ा के प्रिंस तक फ़ोटो खिंचवाने के लिए मना कर दिया। इसके बाद इन्होंने कुछ समय पेंटिंग्स का काम करके अपना गुजारा किया, जिसमें वो ड्रामा कंपनीज़ के लिए स्टेज कर्टन में पेंटिंग्स किया करते थे, और इसके चलते इन्हें ड्रामा प्रोडक्शन के बारे में एक बेसिक ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी थी। तब जर्मन से एक मैजिशियन टूर पे आया हुआ था, तो फाल्के ने उनसे मैजिक ट्रिक्स सीखी और वो उसे ट्रिक फोटोग्राफी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। साल 1901 के अंत तक आते आते उन्होंने स्टेज शोज करना भी चालू कर दिए थे, और 1902 में
वो गिरिजा करंदीकर से दूसरी शादी की, जिनका नाम शादी के बाद सरस्वती रख दिया गया। साल 1903 में उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जॉब ऑफर हुआ था, पर वो जॉब में सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण उन्होंने 1906 में उस जॉब से रिजाइन दे दिया। और उसके बाद फाल्के एनग्रेविंग एंड पेंटिंग वर्क्स के नाम से लोनावला में अपना एक प्रिंटिंग प्रेस चालू किए, जो उन्होंने R.G. भंडारकर नाम के एक आदमी के साथ पार्टनरशिप में शुरू किए थे। इस बार इनका बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा। बाद में 1908 में इनके पार्टनर की जगह एक और नया पार्टनर रिप्लेस हो गया था और प्रेस का नाम बदलकर लक्ष्मी आर्ट पेंटिंग वर्क्स कर दिया गया। साल 1909 में प्रिंटिंग के कुछ मशीनरी खरीदने के लिए फाल्के जर्मनी भी गए थे। इसी बीच फाल्के का उनके पार्टनर्स के साथ कुछ बिजनेस डिफरेंसेस हुआ, तो इसके चलते उन्होंने पार्टनरशिप को कैंसिल कर दिया और बिना कुछ मॉनेटरी डिमांड किए ही वो वहाँ से छोड़ के चले गए। लक्ष्मी आर्ट पेंटिंग वर्क्स छोड़ने के बाद फाल्के के पास कई सारे फाइनेंसर्स की तरफ से ऑफर आता रहता था एक नया प्रिंटिंग प्रेस खोलने के लिए, पर फाल्के किसी के भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किए। तारीख था 14 अप्रैल 1911। उस दिन दादा साहेब फाल्के अपने बड़े बेटे को लेकर पहली बार थिएटर में फिल्म देखने के लिए गए थे। उस समय नए नए फिल्म कैमरा का इन्वेंट हुआ था और तब जितनी भी फिल्में बनती थी वो साइलेंट हुआ करती थी और 15-20 मिनट से आधे घंटे के ड्यूरेशन के अंदर ही फिल्में हुआ करते थे। तो जब उन्होंने अपने बेटे के साथ पहली बार फिल्म देखने के लिए गए तो इतने बड़े पर्दे पे इंसान और जानवरों को देखकर वो हैरान हो गए थे। उनका बेटा यह सब देखकर आश्चर्य हो गया और जब वो घर जाके अपने माताजी को सारी बातें बताया तब वो भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। तब अगले ही दिन फाल्के अपने पूरे फैमिली को फिल्म दिखाने के लिए लेकर आए और उस दिन ईस्टर के त्यौहार के मौके पर एक फ्रेंच डायरेक्टर की फिल्म द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट लगी थी। जीसस क्राइस्ट को इतने बड़े पर्दे पर देखकर फाल्के ने हिंदू देवी देवताओं जैसे राम जी और कृष्ण जी को पर्दे पे विजुअलाइजेशन करना चालू कर दिए और उसी दिन तय कर लिए कि उन्हें मोशन पिक्चर के बिजनेस में जाना है। इसके बाद फाल्के ने अगले 1 साल तक फिल्म्स को स्टडी करने में लगा दिए। काफ़ी जगह से इन्होंने फिल्म से जुड़े हुए बुक्स कलेक्ट करना चालू कर दिए, मूवी मेकिंग से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स खरीदना चालू कर दिए, जनरली जो यूरोप से आया करता था। और वो एक छोटा सा फिल्म कैमरा और कुछ रील्स भी खरीद लिए थे, जिसके ज़रिए वो रात रात भर जागकर फिल्में देखा करते थे और इस वजह से उनके आंखों में स्ट्रेंस भी आ गया था और लगभग वो अपने आईसाइट्स को खो चुके थे। डॉक्टर ने उन्हें 4-5 पेयर के स्पेक्टेकल्स दिए और तब जाके उनकी आंखें ठीक हुई। फाल्के को फिल्म मेकिंग से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज सीखने के लिए लंदन जाना था, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों की मदद से अपना लाइफ इंश्योरेंस को गिरवी में रखकर कुछ 12,000 रुपये का बंदोबस्त किया था। 1 फरवरी 1912 को फाल्के शिप में लंदन के लिए निकल पड़े। उन्होंने वहाँ एक फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेसिल हेफवर्थ से मिले, जिनसे वो फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए काफ़ी सारे तकनीक सीखी और उनके ही सलाह से वो एक कैमरा भी खरीदे और लगभग 2 महीने वो लंदन में रहकर सब कुछ सीखने के बाद 1 अप्रैल 1912 को इंडिया वापस आए और ठीक उसी दिन उन्होंने फाल्के फिल्म्स कंपनी का स्थापना किया। फाल्के फिल्म शूटिंग के लिए सही जगह के तलाश में थे और बहुत ही जल्द उन्होंने फैमिली के साथ बॉम्बे के चर्नी रोड से निकलकर दादर शिफ्ट हो गए। वहाँ वो एक डार्क रूम कंस्ट्रक्ट करवाए और अपने सारे फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स को वहाँ अरेंजमेंट कर दिए। उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी फिल्म का प्रोसेसिंग से जुड़े हुए काफ़ी सारे चीज़ें सिखा दिए थे। सबसे पहले उन्होंने फाइनेंसर का ध्यान आकर्षित करने के लिए 1 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म बनाया था, जिसे शूट करने के लिए उन्हें लगभग 1 महीने का समय लगा था। उस फिल्म के लिए वो कुछ मटर के दाने को एक पॉट में प्लांट किए और उसके सामने कैमरे को रख दिए और पूरे 1 महीने तक हर दिन एक फ्रेम शूट करते थे। फिल्म का नाम था अंकुराची वध। उसके बाद उन्होंने कुछ फाइनेंसर को फिल्म दिखाते हुए बजट्स इकट्ठा किए थे अपनी पहली फीचर फिल्म बनाने के लिए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के ऊपर फिल्म बनाने का तय किया और काफ़ी समय लेकर उन्होंने उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी। पर सिर्फ एक आदमी तो फिल्म बना नहीं सकता,
इसलिए उन्हें कास्ट एंड क्रू के लिए उस समय के न्यूज़पेपर्स में एड्स डलवाने पड़े। फिल्म के लिए काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा, पर फिल्म के लिए एक फ़ीमेल आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट थी और प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ कोई भी फीमेल्स फिल्म में काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस दौर के दौरान लोग फिल्मों में काम करना मतलब एक बुरा काम मानते थे। फाल्के इस वजह से बहुत चिंतित रहे, पर फिल्म तो उन्हें किसी भी हाल में बनाना ही था। तो तब उन्होंने अपने बड़े बेटे बालचंद्र को फीमेल कॉस्ट्यूम पहनाकर परफॉर्म करवाया और पूरे फिल्म में जितनी भी जगह फीमेल कैरेक्टर्स की रिक्वायर थी उन सब को मेल्स के ज़रिए ही परफॉर्म करवाया। दत्तात्रेय दामोदर दावके, जिन्होंने फिल्म में लीड रोल राजा हरिश्चंद्र का कैरेक्टर प्ले किए थे। फिल्म का स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिज़ाइन, मेकअप, एडिटिंग एंड फिल्म प्रोसेसिंग का पूरा जिम्मेदारी दादा साहेब फाल्के के ऊपर था। त्रयंबक बी तेलांग उस फिल्म में कैमरा ऑपरेट किए थे। पूरे फिल्म बन के तैयार होने में करीब 6 महीने और 27 दिन लगे थे, जिसका ड्यूरेशन 40 मिनट की थी। 21 अप्रैल 1913 को बॉम्बे के ओलंपिया थिएटर में इसका प्रीमियर रखा गया और 3 मई 1913 को पब्लिक के लिए फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया। लोगों ने फिल्म को खूब पसंद किया और फिल्म को अच्छे खासे कॉमर्शियल सक्सेस मिली और इस तरह यह फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक फाउंडेशन बन गई और इंडिया का पहला फुल लेंथ फीचर फिल्म के नाम से जाना जाने लगा। राजा हरिश्चंद्र के सक्सेस के बाद फाल्के अपनी अगली फिल्म की तैयारी करने के लिए नासिक चले गए। इस बार वो एक मिथोलॉजिकल लव स्टोरी पे काम कर रहे थे, पर कुछ कारण की वजह से वो इस फिल्म का काम रोककर एक दूसरे फिल्म मोहिनी भस्मासुर पे काम करना चालू कर दिया, जो एक मिथोलॉजिकल स्टोरी मोहिनी पे बेस्ड था। उस समय के दौरान नासिक में एक ट्रैवलिंग ड्रामा कंपनी रुकी हुई थी, तो फाल्के ने वहाँ के ओनर को रिक्वेस्ट किया कि उनके ड्रामा कंपनी से 2 फीमेल एक्ट्रेस को उनके फिल्म में काम करने के लिए अलाउ किया जाए। और इसी तरह फाल्के को अपने फिल्म के लिए 2 फीमेल एक्ट्रेस मिल गए, दुर्गाबाई कामत जो पार्वती का कैरेक्टर निभाई और उन्हीं की बेटी कमलाबाई कामत जो मोहिनी का कैरेक्टर निभाई। और वह दोनों इंडियन सिनेमा के पहले ऐसे फिल्म एक्ट्रेस बने जो पहली बार किसी फिल्म में एक्ट किए थे। 2 जनवरी 1914 को यह फिल्म रिलीज़ की गई थी और इसके बाद फाल्के ने अपनी तीसरी फिल्म सत्यवान सावित्री बनाई, जो कि अगेन एक माइथोलॉजिकल स्टोरी से इंस्पायर्ड थी और दोनों ही फिल्में राजा हरिश्चंद्र की तरह सक्सेसफुल फिल्म बनी। इस 3 फिल्म के सक्सेस के बाद फाल्के अपने जितने भी लोन्स और कर्जे थे वो सब क्लियर कर लिए और तब देश भर के थिएटर मैनेजर की तरफ से राजा हरिश्चंद्र फिल्म के कॉपीज़ की डिमांड बढ़ने लगी। इतने सारे रेस्पॉन्सेस को देखते हुए फाल्के ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदने का तय किया, जिसका दाम करीब 30,000 का था, जिसके ज़रिए वो फिल्म के बहुत सारे कॉपीज़ निकाल सकें। 1 अगस्त 1914 को वो अपने 3 फिल्में लेकर लंदन निकल पड़े। वहाँ उन्होंने मिस्टर कैपबर्न से मिले, जिसके साथ वो जब फर्स्ट टाइम विज़िट किए थे तब भी मिले थे, और वो उस समय एक वीकली मैगज़ीन पब्लिशर बाइस्कोप सिने वीकली के ओनर थे। उन्होंने फाल्के के फिल्मों का लंदन में स्क्रीनिंग के लिए व्यवस्था किया और वहाँ फाल्के को उनके फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए बहुत तारीफ़ें मिली। वहाँ कुछ प्रोड्यूसर्स फाल्के को इंग्लैंड में ही रहकर फिल्में बनाने के लिए रिक्वेस्ट किए। वॉल्टन स्टूडियो के ओनर सेसिल हेपवर्थ ने उन्हें लंदन में ही रहकर इंडियन फिल्म्स बनाने के लिए 300 पाउंड का मंथली सैलरी के साथ 20% ऑफ प्रॉफिट का ऑफ़र किया था और साथ ही साथ इंडिया से जितने भी कास्ट एंड क्रू आएंगे सबका ट्रैवलिंग कॉस्ट, स्टेइंग कॉस्ट, फूडिंग कॉस्ट भी उठाने के लिए तैयार थे। पर फाल्के ने इन सारे ऑफर्स को ठुकरा कर इंडिया में ही रहकर फिल्म बनाने का फैसला किया। उस समय वार्नर ब्रोस के तरफ से फाल्के को राजा हरिश्चंद्र फिल्म के 200 कॉपीज़ खरीदने का ऑफ़र आया था, जिसको फाल्के ने एग्री भी किए थे, पर ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन होने से पहले ही कुछ कारण की वजह से वो इंडिया वापस आ गए थे। वापस आने के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इंडिया में वर्ल्ड वॉर 1 के चलते हर जगह फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब होते जा रहे थे। उनके इन्वेस्टर्स धीरे धीरे फंडिंग देना बंद कर दिए थे और उन्हें स्टूडियो शट डाउन करने के लिए बोल रहे थे। लंदन से जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो लाने वाले थे उसके लिए भी उनके पास सफिशिएंट फंडिंग नहीं बचा था।
ऊपर से ऑन गोइंग वर्ल्ड वॉर के कारण उनके पास रॉ फिल्म्स की भी कमी होने लगी थी। इसलिए उन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाने का फैसला किया। उन्हें कहीं से अपने स्टूडियो के सिक्योरिटी लोन के हिसाब से कुछ पैसे मिले थे। तब वो राजा श्रेयाल के नाम से एक फिल्म में काम करना चालू किए थे, पर काफ़ी सारे रीजंस के वजह से उसे वो कंप्लीट नहीं कर पाए। अपने अगले फिल्म के कैपिटल के लिए वो बिना किसी होप के उस समय के स्वदेशी मूवमेंट के लीडर्स को भी अप्रोच किए थे। इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट का वादा करते हुए काफ़ी जगह एडवर्टाइजमेंट भी किए थे, पर कहीं से भी सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। उस समय के लीडर बाल गंगाधर तिलक उन्हें कुछ मदद करने की कोशिश भी किए थे, पर वो भी सक्सेस नहीं हो पाए। 1916 के दौरान फाल्के फंड रेज के लिए अपने फिल्मों को लेके एक टूर पर निकले और इंडिया के कई सारे जगह पे वो अपना फिल्म्स को स्क्रीनिंग किए और उसके ज़रिए वो कुछ ठीक ठाक पैसे कमा लिए थे। एक दिन फाल्के अपनी फिल्मों को लेकर बॉम्बे से नासिक ट्रैवल कर रहे थे। उस समय क्या होता था कि फिल्म्स को डिजिटली स्टोर किया नहीं जा सकता था। उस समय फिल्म्स जो है वो रील्स में हुआ करते थे और उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता था और वो जो नेगेटिव रील्स है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही स्टोर किया जाता था। अगर कोई भी नेगेटिव हाई टेम्परेचर के स्पर्श में आता तो वह जल जाता था। ऐसे ही दादा साहेब फाल्के जब फिल्म के 4 रील्स को बैलगाड़ी में लेके जा रहे थे तब चारों में से एक रील जल गया, जो फिल्म का एंडिंग वाला पार्ट था। इसलिए आज भी हमारे पास राजा हरिश्चंद्र की पूरी कॉपी अवेलेबल नहीं है। इसके चलते फाल्के ने एक और बार पूरी फिल्म को रीशूट किया, जो ऑलमोस्ट सेम स्क्रिप्ट और सेम कास्ट एंड क्रू के साथ बनाया गया था। 17 अप्रैल 1917 में उस फिल्म को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से रिलीज़ किया गया। मई 1917 में फाल्के को बॉम्बे प्रोविंशियल कांग्रेस परिषद के एक सेशन में इनवाइट किया गया था, जहां लोकमान्य तिलक ने वहां के मेंबर्स से फाल्के को हेल्प करने की अपील की थी और उस अपील के बाद उसका एक अच्छा रिजल्ट निकल के आया और जिसके ज़रिए फाल्के के पास सफिशिएंट कैपिटल्स इकट्ठा हो गया था अपना अगला फिल्म लंका दहन पे काम करने के लिए। 17 सितंबर 1917 को यह फिल्म बन के रिलीज़ हुई और इस फिल्म के ज़रिए पहली बार इंडियन सिनेमा में डबल रोल का इंट्रोड्यूस हुआ था। बॉम्बे में उस समय सिर्फ 10 दिन में ये फिल्म 32,000 की कमाई कर चुकी थी, जो आजकल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, काफ़ी बड़ी अमाउंट है। फिल्म हिस्टोरियन अमृत गैंगर के मुताबिक उस समय टिकट्स सेल करके जो कॉइन्स कलेक्ट किए जाते थे वो सारे के सारे बोरियों में भरकर बैलगाड़ी में लिए जाते थे। इस फिल्म के कॉमर्शियल सक्सेस के बाद फाल्के अपने सारे के सारे लोन्स क्लियर कर लिए थे। लंका दहन के सक्सेस के बाद बहुत सारे बिजनेसमैन फाल्के को पार्टनरशिप के लिए अप्रोच किए। बाल गंगाधर तिलक, रतन जी टाटा और सेठ मोहम्मद दास रामजी ने फाल्के को अपनी कंपनी को पब्लिक करने की सलाह दी, क्योंकि फाल्के फिल्म्स कंपनी का नेटवर्थ तब तक 3 लाख हो चुका था और अगर ये आज के हिसाब से बात किया जाए तो करोड़ों अरबों में जाएगा। 1 जनवरी 1918 को फाल्के फिल्म्स कंपनी कन्वर्ट होके हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी हो गया। तब कंपनी का 75% शेयर्स फाल्के के पास था और बाकी 25% जो है उनके शेयर होल्डर्स के पास था। अब यहाँ पर फाल्के के पास एक दिक्कत यह थी कि इससे पहले कंपनी के लिए जो भी डिसीजन लेना होता था फाल्के अपने मर्जी से लेते थे, पर अब पार्टनर्स आ चुके थे और अब वो कोई भी फैसला इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते थे। नया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट के बाद उसमें पहली फिल्म बनी श्री कृष्ण जन्म, जहां फाल्के के 6 साल की बेटी मंदाकिनी श्री कृष्ण का रोल निभाई थी। 24 अगस्त 1918 में यह फिल्म रिलीज़ हुई और लगभग 3 लाख का बिजनेस किया। इसके बाद 3 मई 1919 को फिल्म कालिया मर्दान का रिलीज़ हुआ और वो फिल्म भी कॉमर्शियली सक्सेसफुल रहा। पर पहले की तरह इस बार भी एक समय ऐसा आया जहां फाल्के और उनके पार्टनर्स के बीच बहुत सारा डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा था। इस वजह से फाल्के कंपनी छोड़ने का मन बना लिए थे, पर फाल्के का नज़र उस एग्रीमेंट्स पर गया जो उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ किया था। अगर 15 साल से पहले फाल्के किसी भी कारण के वजह से कंपनी छोड़ते हैं तो उन्हें कंपनी के प्रॉफिट्स के शेयर्स नहीं मिलेंगे। उन्होंने सारे मामले को सॉल्व करने की बहुत कोशिशें की पर बात नहीं बनी
और बाद में उनके पार्टनर्स ने फाल्के के जितने भी कोलीग्स थे जो फाल्के के साथ पहले से जुड़े हुए थे और जिन लोगों को फाल्के फिल्म मेकिंग के वेरियस डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए ट्रेन किए थे, पार्टनर्स ने उन सब लोगों के साथ इधर उधर के एग्रीमेंट्स पे साइन करवा दिए। फाल्के हमेशा से अपने वसूलों से और अपने ही हिसाब से जीना पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ ठुकरा कर अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिए और अपने फैमिली को लेकर काशी चले गए। काशी में रहने के दौरान वो काफ़ी सारे प्लेस देखने जाया करते थे और इसके चलते उनका काफ़ी सारे नाटककार, नॉवेलिस्ट, म्यूजिशियन से दोस्ती हो गई थी। वो रेगुलरली अपने दोस्तों के साथ ड्रामा, सिनेमा, म्यूज़िक एंड लिटरेचर के बारे में चर्चाएं करते थे। उस दौरान वो करीब 3 महीने का समय लेकर मराठी लैंग्वेज में एक प्ले भी लिखे थे जिसका नाम था रंगभूमि। 1922 में उन्होंने बॉम्बे के एक थिएटर में रंगभूमि को स्टेज किए थे करीब 75,000 के बजट में, पर उस प्ले को लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। उस समय फाल्के को बहुत लोग रिक्वेस्ट करते थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री में वापस आ जाए, पर फाल्के सभी लोगों को मना कर देते थे। दिन ब दिन उनके पास बहुत सारे लोगों की तरफ से चिट्ठियाँ ही चिट्ठियाँ आती थी। उन सब को पढ़ने के बाद फाल्के नासिक वापस जाने का फैसला किया था। इधर हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी में फाल्के के जाने के बाद से वहाँ का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहता था। जैसे ही फाल्के के वापस आने का खबर कंपनी वालों को पता चला तो उन्होंने फाल्के को अपने कंपनी में इनवाइट किए और उन्हें एज ए प्रोडक्शन चीफ एंड टेक्निकल एडवाइज़र के तौर पे जॉब ऑफ़र किए। फाल्के उनके ऑफ़र को एग्री किए और 1000 रुपये के मंथली सैलरी के साथ वहाँ जॉब करना शुरू कर दिए। कंपनी ज्वाइन करने के बाद पहला फिल्म उन्होंने डायरेक्ट किए संत नामदेव, जो 28 अक्टूबर 1922 को रिलीज़ हुआ था और 1929 तक आते आते फाल्के ने कंपनीज के लिए कई सारे फिल्म्स डायरेक्ट कर चुके थे, पर उनमें से कोई भी फिल्म्स उतना सक्सेस नहीं हो पाता था जितना उनके अर्ली फिल्म्स पे होते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि फिल्म मेकिंग के टेक्नोलॉजीज़ में रैपिड चेंजेस हो रहे थे और फाल्के को उन सब को अडेप्ट करने में मुश्किलें हो रही थी। साल 1927 में अमेरिका में दुनिया का पहला साउंड फिल्म आ चुकी थी और इंडिया में भी उसका एडॉप्शन के लिए बहुत जगह काम चल रहा था। इस दौरान कंपनी ओनर्स के साथ फाल्के का तालमेल नहीं जमता था, बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट होते रहते थे। तब फाल्के का मंथली सैलरी 1000 से घटाकर 500 रुपया कर दिया गया था और कुछ समय बाद उससे भी कम करके सिर्फ 250 तक कर दिया था। तब कंपनी के लॉसेस को देखते हुए वहाँ के 4 पार्टनर कंपनी छोड़ के जा चुके थे और पूरा का पूरा जिम्मेदारी एक ही पार्टनर के कंधे पे आ गया था। कंपनी के रेस्ट्रिक्शंस के कारण फाल्के अपने अगले फिल्म के लिए खुद के तरफ से फंडिंग रेज करने में लगे हुए थे, पर इसमें भी कंपनी ओनर फाल्के को रोकने में लगे हुए थे कि तुम कंपनी में सर्विस करते वक्त बाहर से फंड रेज नहीं कर सकते। तब फाल्के ने तुरंत जॉब से रिजाइन दे दिया। तब फाल्के एक और नया कंपनी फाल्के डायमंड कंपनी के नाम से शुरू किया और उनके ही एक पुराने पार्टनर से वह फंडिंग के लिए अप्रोच किए, जो कि 50,000 तक का फंडिंग देने के लिए एग्री हो गया। पर उनका कंडीशन यह था कि उतने ही बजट के अंदर फिल्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। फाल्के उनके बात पे राज़ी हो गए और फिल्म सेतु बंधन पे काम शुरू किए। फिल्म का आउटडोर शूट हम्पी, चेन्नई और रत्नगिरी में हुआ, पर फिल्म के कंप्लीट होने से पहले ही सारा का सारा बजट ख़त्म हो गया और उनके पार्टनर दोबारा फंडिंग देने से मना कर दिए। फाल्के कुछ जगह से फंडिंग रेज करने की कोशिश की पर सक्सेस नहीं रहे। मजबूरी में उन्हें बचा हुआ शूट को नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। हिंदुस्तान फिल्म्स कंपनी के ओनर फाल्के को हेल्प करने के लिए आगे आए और बचा हुआ शूट के लिए फंडिंग किए। फिल्म सेतु बंधन को कंप्लीट होने में पूरा 2 साल लग गए थे और उसी साल हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी का 15 साल का एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका था और तब कंपनी को डिसॉल्व करने का फैसला लिया गया। 14 मार्च 1931 को डायरेक्टर अर्धेशीर ईरानी द्वारा निर्मित इंडिया का पहला साउंड फिल्म अलम आरा की रिलीज होती है। साइलेंट फिल्म होने के कारण फाल्के के फिल्म सेतु बंधन को थिएटर मिलने में काफ़ी मुश्किलें हो रही थी और इस वजह से फिल्म को 1932 को रिलीज़ किया गया। अर्धेशीर ईरानी फाल्के को अपने फिल्म में साउंड ऐड करने की सलाह दी। लगभग 40,000 खर्च करके
फाल्के ने पूरी फिल्म को ईरानी के स्टूडियो में हिंदी में डब करवाया और 1934 में फिल्म को रिलीज़ किया गया, पर इसके बावजूद भी फिल्म को कॉमर्शियली कुछ खास सक्सेस नहीं मिल पाई। दिसंबर 1934 में खोलपुर के राजा राम III ने अपने फिल्म कंपनी खोलपुर सिनेटोन में एक साउंड फिल्म बनाने के लिए फाल्के को इनवाइट किए, पर फाल्के इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिए। जब महाराजा एक और बार इनविटेशन भेजे तब फाल्के उसे एक्सेप्ट किए। उन्हें स्टोरी लिखने के लिए 1500 रुपये और उनके मंथली एक्सपेंसेस के लिए 450 रुपये का ऑफ़र किया गया। मराठी नॉवेलिस्ट नारायण हरि आप्टे उन्हें स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखने में मदद किए थे। फिल्म के लिए म्यूज़िक कंपोज किए थे विश्वनाथ जाधव और फाल्के खुद उसके लिए लिरिक्स लिखे थे। यह फिल्म गंगावतरणम को कंप्लीट होने में पूरे 2 साल लगे, जिसका बजट लगभग 2,50,000 तक का था। 6 अगस्त 1937 को यह फिल्म बॉम्बे के ओपेरा हाउस में रिलीज़ किया गया। फिल्म गंगावतरणम ही एकमात्र साउंड फिल्म थी जो फाल्के ने डायरेक्ट की थी। साउंड फिल्म्स के उभरती तकनीक के साथ कॉम्पीट ना कर पाने के कारण और अपनी बढ़ती उम्र के कारण फाल्के फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर ले लिए। दादा साहेब फाल्के ने अपने जीवन काल में काफ़ी सारे पैसे और संपत्ति अर्जित किए थे, पर वो अपने आइडियलिज्म और आर्टिस्टिक टेम्परामेंट के कारण सारे धन फिल्में बनाने के लिए लगा दिए, जिसका फल ये हुआ कि उन्हें अपने अंतिम दिनों में काफ़ी गरीबी के साथ जीना पड़ा। फाल्के के अंतिम दिनों में डायरेक्टर वी शांताराम ने फाइनेंशियली उन्हें काफ़ी मदद किए थे। साल 1939 को बॉम्बे में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन किया गया और 16 फरवरी 1944 को दादा साहेब फाल्के का नासिक में निधन हो गया। उनके मृत्यु के बाद दादा साहेब फाल्के को लोग भूल गए थे, लेकिन 1969 में उनके नाम से दादा साहेब फाल्के अवार्ड शुरू करते हुए उनके नाम को अमर कर दिया गया। 1969 से अब तक करीब 50 से ज़्यादा कलाकारों को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।